एपिसोड 251 टू 260। अध्याय 251। अध्याय 246। अस्पताल के गलियारे में माहौल इतना दमनकारी था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था और हवा जम गई थी। श्रीमती कार्टर उदास दिख रही थी, उनकी आवाज़ भारी और आत्मग्लानि से भरी थी जब वह वीडियो कॉल पर ओल्ड लेडी कार्टर से बात कर रही थी। माँ, पिताजी के साथ जो हुआ उसके लिए मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनकी अच्छी देखभाल नहीं कर सका। यदि आप चाहते हैं कि मैं कार्यवाहक अध्यक्ष के पद से हट जाऊं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये कहते ही बूढ़ी औरत कार्टर के चेहरे की उदासी धीरे धीरे कम हो गई और उसके बगल में बैठे इवान पामर ने भी राहत की सांस ली। दोनों के चेहरे के भाव कुछ नरम पड़ गए। बूढ़ी महिला कार्टर ने हल्के से सिर हिलाया और एक बार के लिए उसके आमतौर पर सख्त और कठोर चेहरे पर मुस्कान की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। यह अच्छी बात है कि तुम ऐसा सोचती हो। तुम एक औरत हो, बाहर खुले में रहना ठीक नहीं। बेहतर है कि तुम घर पर रहो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। जब कंपनी इवान को सौंप दी जाएगी, मैं कार्लोस के बोर्ड छोड़ने से भी सहमत हूँ। श्रीमती कार्टर ने अचानक बीच में टोकते हुए बूढ़ी महिला कार्टर की बात बीच में ही काट दी। बूढ़ी महिला कार्टर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उनकी आंखों में नाराजगी की झलक दिखाई दी, जो साफ तौर पर अपनी बेटी के अचानक बीच में बोलने से नाखुश थी। हालांकि जब उसने सुना कि उसकी बेटी कार्लोस द्वारा अपनी शक्ति त्यागने के विचार का विरोध नहीं करती है, तो उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बेहतर हुई। माँ, मारिया कार्टर हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जो हमेशा अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी, उसकी दादी और पिता के फैसले से सहमत होगी। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं जब वह वीडियो कॉल पर ओल्ड लेडी कार्टर और इवान पामर के बीच बारी बारी से देख रही थी। फिर उसने शांत चेहरे के साथ श्रीमती कार्टर की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी माँ के चेहरे पर पछतावे का कोई निशान ढूंढ रही हो। जब कार्लोस ने अपनी माँ की बातें सुनी तो उसकी निगाहें तुरंत जम गईं और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने अपनी मुट्ठियां हल्के से भींच लीं, दबाव से उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी माँ भी उसे कार्टर कबीले से निकाल देना चाहती है। कार्लोस, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। श्रीमती कार्टर की आंखें, जो आमतौर पर सौम्य मुस्कुराहट से भरी रहती थीं, अब बर्फ की तरह ठंडी हो गई थीं और निराशा से भरी हुई सीधे अपने बेटे को घूर रही थीं। आप शादीशुदा हैं, फिर भी आप अन्य महिलाओं के साथ उलझे हुए हैं। जब कार्लोस ने यह सुना तो उसने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में घबराहट और अधिक भ्रम की झलक दिखाई दी। उसने अपना मुंह खोला, स्पष्टीकरण देना चाहा, लेकिन वह अवाक रह गया। इस बीच इवान पामर के होठों पर एक क्षणिक विजयी मुस्कान उभर आई, जिसे एमिली पाकर की पैनी निगाहों ने तुरंत पकड़ लिया। ये पता चला कि श्रीमती कार्टर का अचानक गिरना इवान पामर का ही काम था। इवान पामर ने कार्लोस की एक तस्वीर का चयन किया था जिसमें वह एक बार में लड़ रहा था और एक महिला को बचाते हुए जल्दी से निकल रहा था, और उसे श्रीमती कार्टर को दिखाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने विस्तृत दस्तावेज भी संकलित किए जिनमें कार्लोस द्वारा एक महिला विश्वविद्यालय छात्रा को दिए जा रहे गुप्त वित्तपोषण का विवरण था, तथा यहाँ तक कि कार्टर कबीले में उसके लिए नौकरी की व्यवस्था भी की गई थी। इस तथाकथित सबूत को देखकर श्रीमती कार्टर का रक्तचाप बढ़ गया। फिर उन्होंने एल्डर कार्टर की अचानक बीमारी की खबर सुनी और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, बेहोश हो गई और सब कुछ अंधकार में हो गया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह सोच सकते हैं। कार्टर कबीला आपके पिता की कड़ी मेहनत से अर्जित नींव है, इसे सही व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। जहां तक कार्लोस और मारिया की बात है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिवार उन्हें हर महीने रहने का खर्च देगा। बूढ़ी महिला कार्टर संतुष्ट दिखी और उन्होंने सिर हिलाया, मानो सब कुछ उनके नियंत्रण में था। ये सुनकर कार्लोस के दिल में कड़वाहट भर गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि कार्टर कबीले से उसका निष्कासन उसकी मां द्वारा उसे दंडित करने का तरीका था। मैं कार्यवाहक अध्यक्ष के पद से हट जाऊंगा। कार्लोस बोर्ड छोड़ देंगे, लेकिन मैं किसी को बोर्ड में पुनः शामिल होने और मेरी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नामित करना चाहता हूं। श्रीमती कार्टर ने गहरी सांस ली, अपनी पीठ सीधी की और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ बोली। ये सुनते ही इवान पामर के चेहरे पर तुरंत एक पाखंडी मुस्कान आ गई। वह कुछ ऐसा कहने को तैयार था कि मैं निश्चित रूप से सक्षमता से काम करूंगा, लेकिन श्रीमती कार्टर ने उसे मौका नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि एमिली कार्टर परिवार के बोर्ड में शामिल हो। साथ ही उसे और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मेरे और पिता के आधे हिस्से का उत्तराधिकार मिलेगा। उसके शब्द एक विशाल बम के फटने जैसे थे। बूढ़ी महिला कार्टर की एक बार शिथिल हो चुकी चेहरे की मांसपेशियां तुरंत सख्त हो गईं, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनका चेहरा अविश्वास से भर गया। इवान पामर का रंग रूप पूरी तरह बदल गया। नकली मुस्कान गायब हो गई तथा उसकी जगह एक अंधकार में और उदास चेहरे ने ले ली। उसके हाथ अनायास ही मुट्ठियों में बंध गए, माथे पर नसें उभर आईं, आंखें सदमे से भर गईं। क्या तुम पागल हो? एमिली पाकर एक बाहरी व्यक्ति है, और एल्डर कार्टर के शेयर वे उसे कैसे दिए जा सकते हैं? इवान पामर की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके माथे पर नसें उभर आईं, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कार्टर कबीले को नियंत्रित करने की उसकी सारी चालाक योजनाएं एक अप्रत्याशित एमिली पाकर के कारण नाकाम हो रही हैं। वह इस कड़वी गोली को निगल नहीं पा रहा था। इस क्षण उसने अपनी सारी सामान्य शांति और पाखंड खो दिया। गुस्से में श्रीमती कार्टर की ओर इशारा करते हुए उसकी आवाज़ अत्यधिक उत्तेजना से थोड़ी कांप रही थी। इवान पामर के सवालों का सामना करते हुए श्रीमती कार्टर शांत रहीं, धीरे धीरे और सोच समझकर बोली। पिताजी ने विदेश जाने से पहले अपनी वसीयत में संशोधन किया और उसे एक वकील द्वारा नोटरीकृत कराया गया। इसके अलावा मैं अपनी वसीयत में भी संशोधन करूंगा। मेरे और पिताजी के शेष हिस्से मारिया को दे दिए जाएंगे। वह पहले से ही वयस्क है और उन्हें कैसे व्यवस्थित करना है यह उस पर निर्भर करेगा। बोलने के बाद श्रीमती कार्टर ने धीरे से अपना सिर घुमाकर अपने बगल में बैठी मारिया कार्टर की ओर देखा और थोड़ा सा सिर हिलाया। मारिया कार्टर को समझ में आ गया और उन्होंने सीलबंद दस्तावेजों वाला बैग निकाला। अंदर नोटरीकृत कानूनी दस्तावेजों का एक ढेर था। साफ और स्पष्ट काले अक्षरों में लिखी ये पन्ने श्रीमती कार्टर की बातों की सच्चाई को पूरी तरह से साबित कर
अध्याय 252, अध्याय 247 अच्छी खबर और बुरी खबर। जैसे ही वीडियो कॉल समाप्त हुई, इवान पामा का चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया, मानो उस पर बर्फ की परत जम गई हो। उसने अपने होठों को कसकर दबाया और अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया में लग गया। कार्लोस स्थिर खड़ा रहा, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसने एमिली पाका को गहराई से देखा। उसकी निगाहें जटिल और अस्पष्ट थीं। फिर कठोर चेहरे के साथ वह मुड़ा और बड़े बड़े कदमों से चला गया। हर कदम भारी और तीव्र था, मानो वह अपने भीतर की उथल पुथल भरी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा हो। मारिया काटो बगल से घबराई हुई स्थिति देख रही थी। अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर वह चिंता से भर गई। वह ज्यादा सोच नहीं सकी। वह जल्दी से उसके पीछे दौड़ी और चिल्लाए, भाई, मेरा इंतजार करो। एमिली ने कार्लोस के जाने की दिशा में देखा, धीरे से आह भरी और अंततः श्रीमती काटो को अपना रुख बताने का अवसर पाया। माँ, आप जो शेयर मुझे दे रही हैं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उसका स्वर कोमल किंतु दृढ़ था। श्रीमती काटो ने एमिली की ओर देखा, उनकी आंखें तुरंत नम हो गईं, उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। एमिली, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, और मैंने तुम्हारी माँ के साथ भी अन्याय किया है। वह खुद को दोषी मान रही थी। उसका बदमाश बेटा कार्लोस उसके सामने खड़ी इस दयालु और अद्भुत लड़की की कद्र कैसे नहीं कर सकता था। श्रीमती काटो के दिल में एमिली बहू के लिए एकदम सही विकल्प थी, लेकिन कार्लोस के कार्यों ने उन्हें निराश कर दिया। माँ, दरअसल आपने कार्लोस को गलत समझा है। एमिली ने देखा कि बात इस बिंदु पर आ गई है और वह इसे और अधिक नहीं छिपा सकती। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बताया कि कैसे वह और कार्लोस गलती से एक दूसरे के संपर्क में आ गए, कैसे कार्लोस ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह उसे पसंद नहीं करता, और कैसे वे बच्चे की खातिर 1 साल के लिए गुप्त विवाह के लिए सहमत हो गए। कार्लोस और मेरे बीच कोई भावनात्मक आधार नहीं था। हमने बच्चे की खातिर ही शादी की थी। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में बेबसी की हल्की झलक थी। ये सब सुनने के बाद श्रीमती काटो को और भी अधिक दोषी महसूस हुआ। उन्हें लगा कि काटो परिवार एमिली का ऋणी है। जब उसने कहा तो उसकी भावनाएं थोड़ी उत्तेजित हो गईं। वह दुष्ट शादी को मजाक कैसे समझ सकता है? नहीं, मुझे उसे अच्छा सबक सिखाना होगा। काटो कबीले के शेयर आसानी से उसे नहीं दिए जा सकते, और उन दुर्भावनापूर्ण महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं। श्रीमती काटो को उस तस्वीर का ख्याल आया जो उन्होंने पहले देखी थी। तस्वीर का कोण बिल्कुल सही था। जाहिर है किसी पेशेवर ने ली थी, शायद कोई अनकही साजिश छिपी हो। मैं काटो परिवार के शेयर अपने भावी पोते पोतियों के लिए छोड़ना चाहूंगा। एमिली, ये तुम्हारे दादाजी और मेरा दोनों का इरादा है। इसे बस बच्चे के लिए काटो कबीले की देखभाल के रूप में समझें। श्रीमती काटो का रवैया बहुत दृढ़ था। चाहे एमिली ने कितना भी विरोध किया हो या समझाने की कोशिश की हो, वह विचलित नहीं। काटो परिवार के शेयर एमिली को सौंपने के लिए दृढ़ थीं। एमिली के पास काटो कबीले के कुछ काम को अस्थायी रूप से संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सोचा कि ओल्ड मास्टर काटो के जागने के बाद वह आगे की योजना बनाएगी। इस वक्त उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया था। मिसेस काटो को इस हालत में देखकर तलाक के समझौते का जिक्र करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इवान पामा ने जल्दी से अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया पूरी की। कुछ क्षण बाद उसने अपना फ़ोन निकाला। जब कॉल कनेक्ट हुई तो उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति से जल्दी से बात की। उनकी भौहें कभी सिकुड़ जाती और कभी थोड़ी ढीली पड़ जाती, मानो वे किसी बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे हों। इस बीच शहर के दूसरी ओर एडम विलो की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। वह खड़ा हो गया, उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। सोफी पाकर पुलिस स्टेशन से बाहर चली गई। हिरासत केंद्र में बिताए दिनों ने उसे थोड़ा थका हुआ बना दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा झलक रही थी। उसने तुरंत एडम विलो को कुछ ही दूरी पर खड़े देखा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी, मानो अंधेरे में आशा की एकमात्र किरण देख रही हो। उसने अपने बिखरे बालों को ठीक करने की जहमत नहीं उठाई। वह जल्दी से एडम विलो की ओर दौड़ी। उसके कदम तेज और उन्मत्त थे। भाई एडम, कैसा रहा? क्या सब कुछ ठीक ठाक रहा? सोफी थोड़ी सी हौंफती हुई एडम के पास दौड़ी। उसे उत्सुकता से देख रही थी। उसकी आंखें बाहरी दुनिया के लिए तड़प और अगली योजना के बारे में जानने की उत्सुकता से भरी हुई थीं। अध्याय 253, अध्याय 248, पाकर परिवार का जबरदस्त उत्थान। एमिली पाकर काटो परिवार की सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई हैं। ये खबर सोफी पाकर के कानों में बम की तरह फटी। इससे पहले कि वह इस चौंकाने वाले खुलासे को पचा पाती, उसने सुना कि एमिली और कार्लोस का एक बच्चा भी है। उस क्षण सोफी को ऐसा महसूस हुआ जैसे साफ दिन में बिजली गिर गई हो, जिससे वह लड़खड़ा गई और अस्थिर हो गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं, होंठ हल्के से कांपने लगे। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। उसकी समझ में एमिली का भाग्य उसके सपनों में देखी गई दुखद नियति के समान होना चाहिए था। एक धनी परिवार की परित्यक्त महिला बनना, अंतहीन दर्द और निराशा में संघर्ष करना, और अंततः अवसाद की दयनीय स्थिति में आत्महत्या करना। लेकिन अब वास्तविकता ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा था। ऐसा हो ही नहीं सकता। सोफी अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी और जोर से चिल्लाने लगी। एमिली और कार्लोस की एक साथ तस्वीरें उसके दिमाग में घूमती रहीं, जिससे उसके लिए सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल हो गया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह और कार्लोस वास्तव में एक साथ हों। कार्लोस उसे पसंद नहीं कर सकता। ये सोचकर कि सपने में कार्लोस ने उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया था, सोफी का दिल आक्रोश से भर गया। उसकी नज़र में अगर कार्लोस उसके प्रति इतना निर्दयी हो सकता है, तो वह एमिली से बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? और फिर श्रीमती काटो हैं, जो सपने में एक बहुत ही तीखी जीभ वाली और आलोचनात्मक सास थी, जो हमेशा सोफी की बुराई करती रहती थी। लेकिन वास्तविकता में श्रीमती काटो ने एमिली को काटो कबीले का सबसे बड़ा शेयरधारक बनने की अनुमति दी थी, जो पूरी तरह से हास्यास्पद था। छोटी सोफी, शांत हो जाओ। एडम विलो सोफी के पागल औरत जैसे व्यवहार से चौंक गया। उसका चेहरा घबराहट और भ्रम से भरा हुआ था। वह सहज ही एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में अपरिचितता का भाव था। उसके सामने जो भावुक सोफी थी, वह सौम्य और मधुर सोफी से बिल्कुल अलग थी जिसे वह जानता था।
उसे इस तरह देखकर एडम को गहरा अफसोस हुआ। वह स्वयं से आश्चर्यचकित था कि आखिर वह पहले कैसे इतना मोहित हो गया था कि उसे लगा कि एमिली उसके लिए अधिक उपयुक्त है। एडम की नज़रों से मिलते ही सोफी को धीरे धीरे होश आया और उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह अपना संयम खो चुकी है। उसने जल्दी से अपने बाल ठीक किए, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान उभर आए और उसने जल्दी से माफ़ी मांगी। भाई एडम, मुझे माफ़ करना। मैं तो बहुत हैरान थी। ये खबर सुनकर मेरा पहला ख्याल यही आया कि पापा और तुम्हारे लिए ये सब कुछ ठीक नहीं था। वे शेर मूल रूप से विलो परिवार के होने चाहिए थे, उन्हें एमिली आसानी से नहीं ले सकती। एडम की आंखें हल्की सी झपक गईं, उसने अपना सिर नीचे कर लिया, जिससे लोगों के लिए उस समय उसका भाव देखना मुश्किल हो गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने कहा, अब बात यहीं तक आ गई है, मेरे पिताजी कोई रास्ता निकालेंगे। भाई एडम, चिंता मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे और पिताजी के साथ खड़ा रहूंगा और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे साथ कार्टर कबीला देर सवेर तुम्हारा हो जाएगा। सोफी जब बोल रही थी तो उसकी आंखें उत्सुकता और चापलूसी से भरी हुई थीं। वह झुकी और एडम का हाथ पकड़ लिया, मानो उसे डर हो कि वह अचानक भाग जाएगा। उसकी उंगलियों ने एडम की आस्तीन को कसकर जकड़ लिया, मानो इसे उनकी किस्मत मजबूती से एक साथ बंध जाएगी। हालांकि एडम अवचेतन रूप से उसकी पकड़ से मुक्त होना चाहता था। सोफी का पिछला पागलपन एक अमिट छाया की तरह था जो उसके दिल में गहराई से अंकित हो गया था, और उसके द्वारा बताए गए वास्तविक और अवास्तविक प्रतीत होने वाले सपनों तथा उसके विचित्र व्यवहार ने एडम को उसकी मानसिक स्थिति पर प्रश्न उठाने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसके अंदर घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। इससे पहले उसके पिता ने उसे फोन पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि सोफी नाम की यह महिला चरम और खतरनाक तरीके अपनाती है और उसे अपने रिश्ते पर गंभीरता से पुनर्विचार करने को कहा था। इस समय उसके पिता के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे और एडम का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, अपने हाथ पर थोड़ा बल लगाकर सोफी की उलझन से मुक्त होने की कोशिश की। एडम की यह अनजाने में की गई कार्रवाई एक तेज ब्लेड की तरह थी जो सीधे सोफी के दिल में घुस गई। उसकी हरकतें तुरंत रुक गईं, उसका पूरा शरीर मानो पत्थर बन गया और उसके चेहरे पर मुस्कान पल भर में जम गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनके ऊपर एक छाया चमक उठी, विश्वासघात और त्याग से पैदा हुए क्रोध की एक झलक। क्या वह पुल पार करने के बाद उसे जलाने की योजना बना रहा होगा? यह विचार सोफी के मन में बिजली की तरह कौंधा। उसका हृदय अन्याय से भरा हुआ था। क्यों? ये पहले से ही काफी बुरा था कि कार्लोस उसे पसंद नहीं करता था और अब एडम भी उससे दूरी बनाना चाहता था। क्या ये सभी लोग अंधे हैं? उनकी नज़रों में तो बस एमिली ही है। वह एमिली से कम कैसे है? वह पहले ही कार्लोस को खो चुकी थी और एडम को भी नहीं खो सकती थी। सोफी जितना ज्यादा इस बारे में सोचती उतना ही ज्यादा गुस्सा आती। अनजाने में उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए और गहरे निशान पड़ गए। जब दोनों के बीच गतिरोध चल रहा था तभी एक काली सेडान कार धीरे धीरे उनके पास आए। जब कार रुकी तो दरवाजा धीरे से खुला और एक आदमी बाहर निकला जो आकर्षक सूट और काले फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए था और सचिव जैसा दिख रहा था। उसने सबसे पहले अपने फोन पर फोटो पर नजर डाली, फिर सोफी के पास जाने से पहले उसे ध्यान से देखा। मिस सोफी पाकर है ना? उस आदमी की मुस्कान पेशेवर थी, उसकी आवाज़ कोमल और विनम्र थी। मैं मंत्री पाकर का सचिव हूँ। उन्होंने सुना है कि आपको रिहा कर दिया गया है और उन्होंने मुझे खास तौर पर आपको लाने के लिए भेजा है। मंत्री पाकर, एडम विलो ये 3 शब्द सुनकर थोड़ा ठिठक गया। भाई एडम, मैं आपको कुछ अच्छी खबर बताना भूल गया। एडम का उलझन भरा चेहरा देखकर सोफी विजयी भाव से मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके स्वर में बमुश्किल छिपा हुआ गर्व था। मेरे पिताजी स्वास्थ्य विभाग में सबसे युवा मंत्री बने हैं। राष्ट्रपति जी उसका बहुत सम्मान करते हैं और उन्होंने उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अब कई लोग हमारे परिवार से घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके चेहरे पर एक बार फिर संतुष्टि और गर्व की झलक फैल गई। एडम सचमुच हैरान था। कुछ समय पहले फादर पाकर की एक सर्जरी के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई थीं, जिससे कई लोगों को लगा कि उनका करियर खत्म हो गया है और अब पदोन्नति की कोई संभावना नहीं है। उनकी मां ने उनकी पीठ पीछे ये भी कहा था कि पाकर परिवार की प्रतिष्ठा खत्म होने वाली है और उन्हें कोई बेहतर प्रेमिका ढूंढ लेनी चाहिए। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि भाग्य का रुख इतने कम समय में इतना बदल जाएगा। फादर पाकर ने न सिर्फ जोरदार वापसी की, बल्कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे कम उम्र के मंत्री भी बन गए और राष्ट्रपति का समर्थन भी हासिल कर लिया। इस रफ्तार को देखते हुए ये लगभग तय लग रहा था कि फादर पाकर जल्द ही शीर्ष पदों पर पहुंच जाएंगे। इस पर विचार करते हुए एडम ने सोफी की ओर देखा और मुस्कुराया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पिता ऐसा कर पाएंगे। सचमुच बधाई। ऐसा कहकर सोफी ने उसे कार में खींच लिया। दोनों बातें करते और हंसते रहे। जब वे काले रंग की सरकारी कार की ओर बढ़े तो सचिव जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति विनम्र मुस्कान के साथ उनके पास खड़ा था। उसकी मुद्रा सीधी थी। वह एक कदम आगे बढ़ा, तेजी से और कुशलता से कार का दरवाजा खोला, थोड़ा झुका और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। सोफी गर्व और संयमित मुस्कान के साथ कार में सबसे पहले बैठी, जबकि एडम भी अंदर जाने से पहले थोड़ा हिचकिचाया। दोनों के बैठ जाने के बाद सचिव ने कार का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वह मुड़ा, उसने जल्दी से अपनी जेब से अपना फोन निकाला। अपना सिर थोड़ा झुकाकर उसने फोन को अपने हाथ से ढक लिया और दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति से सम्मानपूर्वक बोला, सर, मुझे मिस सोफी मिल गई है। अध्याय 254, अध्याय 249, पिंगयांग में कुत्तों द्वारा घेर लिया गया बाघ। श्रीमती कार्टर, जो कभी कॉर्पोरेट जगत में एक प्रभावशाली महिला थी, ने बोर्ड का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया तथा अपना निर्णय लेने के बाद कार्मिक फेरबदल पूरा कर लिया। उसी दिन कार्टर क्लान की वेबसाइट पर संबंधित कार्मिक परिवर्तनों की घोषणा की गई। कार्लोस को महाप्रबंधक के पद से हटा दिया गया और एमिली पाकर को नए बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जैसे ही यह खबर फैली, राजधानी के उच्च समाज में जंगल की आग की तरह फैल गई। अचानक बाहर हर कोई यही कहने लगा कि आवारा कार्लोस को आखिरकार परिवार ने छोड़ दिया है।
अगली सुबह ओलिवर रॉस पहले ही विला की ओर जा चुका था। वह एमिली पाकर के सामने सम्मानपूर्वक खड़े हुए। मैडम, आज से मैं आपकी सचिव हूँ। आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आप मेरे सचिव। कार्लोस के बारे में क्या? एमिली पाकर स्तब्ध दिखीं। कल अस्पताल का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था और वह कार्लोस से बात करने के लिए उत्सुक थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि श्रीमती कार्टर का निर्णय कार्लोस को अत्यंत अजीब स्थिति में डाल सकता है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी उपस्थिति कार्लोस और श्रीमती कार्टर के बीच के रिश्ते को प्रभावित करे। लेकिन कार्लोस के अस्पताल से चले जाने के बाद से उन्होंने एक शब्द भी बातचीत नहीं की। ये बॉस ही थे जिन्होंने मुझे आपकी सहायता करने के लिए कहा था। उन्हें चिंता है कि शायद आप कंपनी की चीज़ों से परिचित नहीं हैं। मैडम, बॉस वास्तव में आपकी बहुत परवाह करते हैं। ओलिवर रॉस के चेहरे पर ईमानदारी साफ झलक रही थी। वह अपने बॉस को अच्छी तरह बोलने में मदद करना चाहता था। यद्यपि वह ये भी जानता था कि बॉस और मैडम के बीच गंभीर मतभेद था, लेकिन एक साधारण सचिव होने के नाते वह दिल के मामलों में मदद करने में असमर्थ था और चाहकर भी यह नहीं जानता था कि कहाँ से शुरुआत करे। धन्यवाद। एमिली पाकर ने अपने मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान लाई और धीरे से कहा। उसने अपनी पलकें झुका लीं, अपनी आंखों में बेबसी छिपा ली। वह कार्लोस का फिर से जिक्र नहीं करना चाहती थी। ओल्ड मास्टर के जागने से पहले उसने गुप्त रूप से शपथ ली कि वह कार्टर कबीले और कार्टर परिवार की रक्षा करना सुनिश्चित करेगी, और चाहे जो भी उसका इंतजार करे उसे संभालना होगा। इसके अलावा उसे हमेशा लगता था कि इवान पामर के पास बड़ी समस्याएं हैं, हालांकि उसे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। हो सकता है कार्टर कबीले में शामिल होने के बाद उसे जवाब मिल जाए। जब एमिली पाकर और ओलिवर रॉस कंपनी में पहुंचे तो जैसे ही ओलिवर रॉस कार से बाहर निकले, उन्होंने चुपके से अपना फ़ोन निकाला और अपने बॉस को एक संदेश भेजा। बॉस, मैं मैडम के साथ कंपनी गया हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। इस समय सम्राट के कलर बार में रोशनी मंद थी और वातावरण दमनकारी था। कार्लोस कोने में अकेला बैठा था। उसके सामने एक मेज थी जिस पर विभिन्न खाली बोतलें रखी हुई थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे। वह शराब का गिलास पकड़े हुए थका हुआ सा दिख रहा था। उसके बगल में फेमैनर अविश्वास से भरे चेहरे के साथ बैठी थी। मास्टर कार्टर, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आपकी माँ वास्तव में इतनी निर्दयी थी कि उन्होंने आपको कार्टर कबीले से सीधे निकाल दिया। क्या तुम पढ़ नहीं सकते? क्या समाचार में पर्याप्त जानकारी नहीं है? कार्लोस की लंबी उंगलियां यंत्रवत रूप से वाइन ग्लास पर थपथपा रही थीं। प्रत्येक थपकी से हल्की सी जलन हो रही थी, जिससे अंदर रखी वाइन धीरे धीरे हिल रही थी। धुंधली रोशनी में उसके सुंदर चेहरे के कारण उसकी भावनाएं एक क्षण के लिए अस्पष्ट हो गईं। अरे, गुस्सा मत हो। फेमैनर ने आगे बढ़कर कार्लोस के कंधे पर थपथपाया और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। माँ बेटे के बीच कोई रातों रात झगड़ा नहीं होता। एक बार मैडम का गुस्सा शांत हो जाए तो वो स्वाभाविक रूप से तुम्हें वापस आने देंगी। फेमैनर के दिल से निकले शब्द सच्चे थे। उनका चेहरा चिंता से भरा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, इस बार मिसेस कार्टर के दृढ़ निश्चय को देखते हुए उन्हें भी ज्यादा यकीन नहीं हुआ। बार में माहौल दमनकारी और भारी होता जा रहा था। जैसे ही वे सांत्वना भरे और शब्द ढूंढने के लिए दिमाग खपा रहा था, अचानक एक तीखी उपहासपूर्ण हंसी ने सन्नाटा तोड़ दिया। वापस करना, सपने देखते रहो। क्या आपको सचमुच लगता है कि वह वापस आ सकता है? फेमैनर ने आवाज की तरफ देखा और देखा कि वीआईपी कमरे का दरवाजा, जो मजबूती से बंद था, जोर से धक्का देकर खोला गया था। उसके बाद कदमों की आहट सुनाई दी। डॉक्टर बेनेट के नेतृत्व में पुरुषों और महिलाओं का एक समूह अंदर आया। उसके बगल में बेनेट जूनियर था, जिसके शरीर पर पिछली लड़ाई का एक भयानक निशान अभी भी मौजूद था। बेनेट जूनियर ने कार्लोस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। उसके होठों पर तिरस्कारपूर्ण भाव था। उनके पीछे राजधानी से आए कुछ धनी युवक थे, जो सभी उत्तम वस्त्र पहने हुए थे और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले थे। ये लोग आमतौर पर कार्लोस को देखकर सिर हिलाते थे, लेकिन आज उनकी निगाहें खुशी से भरी हुई थीं। एक बार जो शांत माहौल था वह शीघ्र ही भंग हो गया। डॉक्टर बेनेट जूनियर के बगल में खड़े थे। वे दोनों चचेरे भाई थे। एमिली पाकर द्वारा मरीजों से रिश्वत लेने का सार्वजनिक रूप से पर्दाफाश किए जाने के बाद से वह अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थीं। चिकित्सा क्षेत्र में एक समय उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, लेकिन सहकर्मियों की अजीब निगाहों और मरीजों के संदेह के कारण उनकी प्रतिष्ठा तुरंत ही नष्ट हो गई, जिससे उन्हें इस क्षेत्र से बाहर होना पड़ा। बेनेट जूनियर ने उसे दिन प्रतिदिन उदास होते देखा और जानबूझकर उसे कुछ आराम के लिए इस बार में लाया। डॉक्टर रीड की पसंदीदा शिष्या होने के नाते वह कार्टर परिवार के आंतरिक मामलों से अच्छी तरह परिचित थी तथा वहां की उथल पुथल के बारे में आम जनता से कहीं अधिक जानती थी। डॉक्टर बेनेट से बेनेट जूनियर को पता चला कि इस बार श्रीमती कार्टर सचमुच बहुत क्रोधित थीं और कार्लोस की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही थीं। अपने चेहरे पर पड़े उस निशान को छूते हुए, जिस पर 10 से अधिक टाँके लगे थे, उसे पिछली रात की शर्मिंदगी याद आ गई और उसकी आंखों में आक्रोश की झलक दिखाई दी। एक क्रूर मुस्कान के साथ उसने उपहास किया। कार्लोस को न केवल कार्टर कबीले के बोर्ड से निष्कासित कर दिया गया, मैंने सुना कि श्रीमती कार्टर ने उसे क्लाउड लेक विला में जाने से भी मना कर दिया। हो सकता है कि जिस विला में वह रहता है और उसकी कारें भी श्रीमती कार्टर द्वारा वापस ले ली जाएं। वह अब एक आवारा कुत्ता है। अप्रत्याशित रूप से बेनेट जूनियर के कठोर और उपहासपूर्ण अपमान के बावजूद कार्लोस उदासीन लग रहा था। उसकी अभिव्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने बस मेज पर रखा फोन उठाया और उस पर ध्यान केंद्रित करने लगा, मानो आसपास के तानों का उसे कोई लेना देना ही न हो। कार्लोस कुछ उदास महसूस कर रहा था। उसकी भौहें अनजाने में सिकुड़ रही थी। उसका मन एमिली पाकर की छवि से भरा हुआ था। उस महिला ने पूरी रात उसे संदेश भेजने की भी जहमत नहीं उठाई। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या वह अभी भी गुस्से में है। फिर वह नाराज हो गया। उसे गुस्सा क्यों होना चाहिए? वह वास्तव में एमिली पाकर को तुरंत फोन करके मामले को स्पष्ट करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह परेशान और असहाय महसूस कर रहा था।
बेनेट जूनियर और अन्य लोगों की उपहासपूर्ण आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन कार्लोस ने उन्हें अनसुना कर दिया। वह पूरी तरह से अपने फ़ोन की स्क्रीन में खोया हुआ था। इससे पहले वह बीच बीच में स्क्रीन जलाकर नए संदेशों की जांच करता रहता था। उसकी उंगलियां पूरी रात यंत्रवत रूप से यही क्रिया दोहराती रहती थीं। जैसे ही वह उम्मीद छोड़ने वाला था, स्क्रीन चमक उठी। एक पल में कार्लोस की आंखें चमक उठी, उसकी गहरी आंखों में एक आश्चर्यजनक चमक आ गई। उसका दिल धड़क उठा। आखिरकार उस महिला ने उससे संपर्क करने की कृपा की। उसे पता था, कंपनी में अपने पहले दिन बिजनेस से एक अनजान माहौल में कुछ भी न जानते हुए उसे उसकी मदद लेनी ही थी। अध्याय 255, अध्याय 250, बोर्ड बैठक में कठिनाइयां। कार्लोस उत्सुकता से संदेश की जांच करने ही वाला था कि अचानक एक शिरायुक्त हाथ बिजली की तरह बाहर आया और उसका रास्ता रोक दिया। हाथ ने फोन छीन लिया और जोर से पटक दिया। एक तेज धड़क की आवाज़ के साथ मोबाइल फोन जमीन पर जोर से गिर पड़ा। डॉक्टर बेनेट कार्लोस की हेकड़ी बर्दाश्त नहीं कर सके और उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सीधे कार्लोस का फोन तोड़ दिया। बिना कुछ सोचे समझे कार्लोस ने अपनी मुट्ठी भींची और तेज हवा के साथ उसे तोप के गोले की तरह डॉक्टर बेनेट की ओर फेंक दिया। एक धीमी आवाज के साथ डॉक्टर बेनेट का शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह उड़ गया और कई मीटर दूर जमीन पर भारी होकर गिर पड़ा। डॉक्टर बेनेट को बहुत तेज झटका लगा, उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे चीख पड़ी। चीख सुनकर डॉक्टर बेनेट के अंगरक्षक बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशिक्षित शिकारी कुत्तों के झुंड की तरह कार्लोस पर टूट पड़े। इसके साथ ही कुछ अन्य धनी युवकों ने भी पीछे रहने से इनकार कर दिया। आम हालात में तो वे कार्लोस से डरते थे, लेकिन अब जब कार्लोस को परिवार से निकाल दिया गया था तो उसे डरने की कोई बात नहीं थी। देखते ही देखते माहौल में अफरा तफरी मच गई। कार्टर क्लैन ग्रुप में भवन की 38वीं मंजिल पर स्थित बैठक कक्ष में फर्श से छत तक की खिड़कियों से होकर तेज धूप आती थी, जो एमिली पार्कर को रोशन कर रही थी। मौके पर माहौल तूफान से पहले के क्षणों जैसा भारी था। एमिली कॉन्फ्रेंस टेबल के सबसे दूर कोने में बैठी थी। अचानक उसकी पलकें बेकाबू होकर फड़कने लगी, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। उसने सहज ही अपनी कनपटियों को हल्के से रगड़ा, अपनी अकथनीय बेचैनी को कम करने की कोशिश में। जल्द ही उसे नींद का एक झोंका आया और वह खुद को जम्हाई लेने से नहीं रोक सकी। पिछले 2 दिनों में कई पेचीदा मुद्दे उठे थे। कल रात वह कार्टर परिवार से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा कर रही थी और उसे पर्याप्त नींद नहीं मिली। हालांकि ये सामान्य सी प्रतीत होने वाली क्रिया एक शांत झील में फेंके गए पत्थर के समान थी, जिसने तुरंत ध्यान की लहरें जगा दी। एक बार सम्मेलन कक्ष में बोर्ड के अन्य सदस्य निदेशक मंडल में कार्मिक परिवर्तनों पर धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। तभी सबकी नज़र एमिली की ओर गई। इन निगाहों में कुछ संदेह से भरी थी, कुछ असंतोष से भरी थी और कई तीव्र शत्रुता से चमक रही थी, मानो उसकी जम्हाई एक अक्षम्य गलती थी। सत्ता संघर्ष से भरे इस बैठक कक्ष में एमिली की हर छोटी बड़ी हरकत को बढ़ाया जा सकता था। उसके बगल में खड़े ओलिवर रॉस के हाथ में रिपोर्टों और डेटा फाइलों का एक बड़ा ढेर था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया और धीरे से कहा, मैडम, ये रिपोर्ट्स और डेटा वाकई बहुत नीरस और पेचीदा हैं। आपसे इन्हें 1 घंटे के अंदर पूरा करने का अनुरोध है। ये सचमुच थोड़ा ज़्यादा मांग वाला काम है। वह अच्छी तरह जानता था कि एमिली गर्भवती है और उसे आराम करना चाहिए, न कि इतना भारी काम करना चाहिए। इसके अलावा ये दस्तावेज बेहद विशिष्ट थे, यहाँ तक कि कंपनी के विशेषज्ञों को भी इन्हें ठीक से समीक्षा और विश्लेषण करने में कई दिन लग जाते। लेकिन बोर्ड में अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण एमिली को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक कार्टर परिवार में शामिल होना पड़ा। ओल्ड मास्टर कार्टर और श्रीमती कार्टर के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें कार्लोस के पूर्व महाप्रबंधक का पदभार संभालना पड़ा और उनके पास इन रिपोर्टों की समीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इन सामग्रियों से स्वयं को परिचित करके ही एमिली कार्यवाहक अध्यक्ष के आने पर स्थिति को संभाल सकती थी, जिससे वह उजागर होने से बच सकती थी और उसके पद से ईर्ष्या करने वालों द्वारा उसका फायदा उठाने से बच सकती थी। ये सोचते हुए ओलिवर ने एमिली के थोड़े थके हुए चेहरे और हाथों में भारी भरकम दस्तावेजों के ढेर को देखा। उसने मन ही मन भरी, उम्मीद करते हुए कि वह इस मुश्किल घड़ी से आसानी से निकल जाएगी। एमिली ने अपने होंठ खोले और ओलिवर को बताने लगी कि वास्तव में दस्तावेज कुछ बोझिल थे। उसी समय सम्मेलन कक्ष का दरवाजा धीरे से खुला। इवान पामर, जिन्हें अभी अभी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था, अंदर आए। इवान अपने मजबूत व्यवहार के लिए जाने जाते थे और बोर्ड में उनकी अच्छी पकड़ थी। कई निदेशक उनके विश्वासपात्र थे। हालांकि एमिली अपने सामान्य साथियों के बीच एक अपरिचित चेहरा देखकर काफी आश्चर्यचकित हुई। उनके पुराने सचिव के अलावा वहां एक नया व्यक्ति भी था। इस व्यक्ति ने एक अच्छी तरह से सिलवाया हुआ सूट पहना हुआ था, जो उसके पतले शरीर को और अधिक निखार रहा था, तथा उसने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था, जो उसकी तेज तर्रार आंखों को दर्शाता था। एडम विलो। एमिली थोड़ा हैरान हो गई। पास में खड़ा ओलिवर भी आश्चर्यचकित था, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। एडम की निगाहें भीड़ में घूमकर एमिली पर टिक गईं। उसने हल्के से सिर हिलाकर उसे एक संक्षिप्त संकेत दिया। उसकी आंखों में रहस्य का भाव था। उसी समय इवान आगे बढ़ा। उसकी अधिकारपूर्ण निगाहें बैठक कक्ष में घूम रही थीं और उसने कहा, देवियों और सज्जनों, आपको प्रतीक्षा कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने संभवतः पुराने चेयरमैन की स्थिति के बारे में सुना होगा। नए कार्मिक परिवर्तन की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा ये सचिव विलो हैं। आज से वे अध्यक्ष के विशेष सहायक के रूप में कार्य करेंगे और समूह से संबंधित मामलों का कार्यभार संभालेंगे। उनकी आवाज़ स्थिर और दृढ़ थी, जिसमें निर्विवाद अधिकार था, और कुछ ही वाक्यों में उन्होंने एडम की नई स्थिति की घोषणा कर दी। उनके ये शब्द निकलते ही बैठक कक्ष में चर्चा का एक धीमा शोर मच गया। हर कोई एडम विलो की अप्रत्याशित नियुक्ति के बारे में उत्सुक था। एमिली ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, यह महसूस करते हुए कि कार्टर नदी का पानी और अधिक गंदा होता जा रहा है। इवान ने निर्णायक ढंग से हाथ हिलाकर बैठक शुरू होने की घोषणा की।
बैठक के दौरान उन्होंने सटीकता के साथ गति को नियंत्रित किया तथा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिनका कंपनी की दिशा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। प्रत्येक शब्द और निर्देश में एक नेता की निर्णायकता झलक रही थी, जिससे बोर्ड के सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। दोपहर के करीब इवान ने समय पर नजर डाली, बोर्ड की बैठक समाप्त करने के लिए तैयार। उस समय एमिली के बगल में खड़े और स्पष्ट रूप से चिंतित ओलिवर रॉस मदद नहीं कर सके, लेकिन याद दिलाते हुए, अध्यक्ष महोदय, महाप्रबंधक एमिली के संबंध में घोषणा अभी तक नहीं की गई है। उनके शब्दों से कमरे में तनाव वापस आ गया। सभी की निगाहें एक बार फिर इवान और एमिली पर केंद्रित हो गईं। ओलिवर की बात सुनकर इवान की नज़र एमिली पर पड़ी, जो पूरी बैठक के दौरान चुपचाप बैठी रही थी। अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़कर उसने उसकी जांच की और कमरे में तनाव से भरा एक संक्षिप्त सन्नाटा छा गया। इवान ने ठंडी सांस लेते हुए उस अनुस्मारक को खारिज कर दिया। उसकी निगाहों में तिरस्कार झलक रहा था। उसने एमिली को घृणा से देखा, मानो वह किसी बेकार व्यक्ति को देख रहा हो। महाप्रबंधक, वह कार्टर परिवार की महाप्रबंधक कैसे हो सकती है? इवान का स्वर स्पष्ट उपहास से भरा था और वह व्यंग्यात्मक लहजे में कहता रहा, जहां तक मुझे पता है, हमारी कंपनी के सुरक्षा कर्मचारियों की योग्यता भी उससे बेहतर है। उनकी योग्यता के साथ कार्टर क्लैन ग्रुप में एक वरिष्ठ पद प्राप्त करने का सपना देखना शुद्ध कल्पना है। मैं उन्हें इतनी महत्वपूर्ण भूमिका सौंपने से पूरी तरह असहमत हूं। उनके धारदार शब्द एमिली पर लगातार प्रहार कर रहे थे, जिससे बोर्ड के सदस्यों में खलबली मच गई। कुछ सदस्यों ने इस तमाशे का आनंद लेते हुए अपने भाव प्रकट किए। अध्याय 256, अध्याय 251। क्या आप आश्चर्यचकित हैं या नहीं? जब तक मैं शैक्षिक की आवश्यकता पूरी करता हूं, क्या मैं महाप्रबंधक बन सकता हूं? एमिली पाकर ने एक कलम पकड़ी और हल्के से कॉन्फ्रेंस टेबल पर थपथपाए। उसने अपनी निगाहें नीची कर ली। इवान पामर की जानबूझकर की गई कठिनाइयों का सामना करते हुए उसका स्वर मौसम पर चर्चा करते हुए शांत था। योग्यता होने का यह मतलब नहीं है कि आप महाप्रबंधक बन सकते हैं, लेकिन कम से कम इससे दूसरों को आश्वस्त किया जा सकता है। इवान पामर चमड़े की कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी तीखी नजरें एमिली पाकर पर टिकी थीं। यदि आप स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं तो आप प्रबंधन के लिए योग्य हैं। बोर्ड के सदस्यों ने चुपचाप कहा कि एसोसिएट डिग्री से मास्टर डिग्री प्राप्त करने में कई वर्ष लग सकते हैं। एमिली पाकर अचानक हंस पड़ी। उसके होठों के कोने एक सुंदर चाप में मुड़ गए। वह नीचे झुकी और अपने साथ लाए इको बैग से एक फोल्डर निकाला और उसे बड़ी शालीनता से इवान पामर के सामने फेंक दिया। मनीला लिफाफा मेज पर एक थप्पड़ की तरह गिरा, जिससे सम्मेलन कक्ष में तुरंत सन्नाटा छा गया। मुझे परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास स्नातकोत्तर की डिग्री है। क्या आप अपनी खरीदी हुई नकली डिग्री से हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इवान पामर ने उपहास किया। आप बोर्ड को किस लिए ले रहे हैं? आप कार्टर कबीले को क्या समझते हैं? उन्होंने जानबूझकर अपने स्वर पर जोर दिया। एमिली पाकर की उंगलियां मेज पर टैप कर रही थीं। ये खरीदा गया है या नहीं, यह आपको देखकर पता चल जाएगा। उसने चाय की चुस्की ली। उसकी पलकें तितली जैसी परछाई बना रही थीं और उसने इवान पामर की दमनकारी निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कैपिटल मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र एडम विलो ने जब फोल्डर उठाया तो जैसे ही उनका अंगूठा स्कूल के सुनहरे प्रतीक चिन्ह पर लगा तो वे ठिठक गए। प्रमाण पत्र पर लगा जालसाजी रोधी वाटरमार्क प्राकृतिक प्रकाश में चमक रहा था तथा उभरा हुआ पैटर्न उसकी मातृ संस्था की स्मृति से बिल्कुल मेल खा रहा था। कैपिटल मेडिकल कॉलेज से मास्टर डिग्री। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी पुतलियां चश्मे के पीछे थोड़ी सिकुड़ गईं। आपने कब दाखिला लिया? सम्मेलन कक्ष में अचानक एयर कंडीशनिंग चालू हो गई, जिससे भयानक सन्नाटा टूट गया। एडम विलो की नजरें प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख पर टिकी थी। ये ठीक वही वर्ष था जब उन्होंने कॉलेज शुरू किया था। प्रमाण पत्र पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसे एमिली की बेपरवाही याद आ रही थी। ऐसी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि एडम सदमे से उबर पाता, इवान पामर की आंखों में एक क्षण के लिए तत्परता की झलक उभरी और उसने तेजी से एक झटके के साथ प्रमाण पत्र छीन लिया। उसने प्रमाण पत्र की ओर देखा। उसकी निगाहें बाज की तरह तेज थीं। वह उसे देख रहा था। जब उसने जारी करने की तारीख देखी तो उसके होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। एमिली पाकर, तुम्हारी जालसाजी की भी एक सीमा है। उसकी आवाज़ तेज हो गई, उपहास से भरी हुई, जिसने कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्या तुमने सचमुच 19 साल की उम्र में किसी सैन्य मेडिकल कॉलेज से मास्टर डिग्री हासिल की थी? उसने उपहास करते हुए प्रमाण पत्र को जोर से थप्पड़ मारते हुए मेज पर फेंक दिया। इवान पामर ने अपनी बाहें छाती पर रख लीं। एडम विलो बगल में खड़ा था। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। 19 साल की उम्र में मास्टर डिग्री प्राप्त करना, क्या यह इतना अजीब है? एमिली पाकर ने भौहें चढ़ाईं। उसने अपना फ़ोन निकाला, शैक्षणिक सत्यापन वेबसाइट खोली और प्रमाण पत्र कोड दर्ज किया। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया था और पूर्ण लाभ के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए, तथा 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से दोहरी चिकित्सा डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कभी भी बाहरी लोगों से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि उन्होंने एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीने की अपनी मां की अंतिम इच्छा का पालन किया था। प्रमाण पत्र असली है। ओलिवर रॉस देखने के लिए आए और ऊंची आवाज में घोषणा की। इस समय सम्मेलन कक्ष में सन्नाटा था। सभी की निगाहें एमिली पाकर और इवान पामर के बीच घूम रही थीं। वातावरण तनाव से भरा हुआ था। इवान पामर का चेहरा बदसूरत हो गया। उसकी मुठ्ठियां अनजाने में भींचने लगीं। एडम विलो भी उतने ही हैरान थे। उन्होंने अपना मुंह खोला, याद करते हुए कि एमिली एक बार कैपिटल मेडिकल कॉलेज के डीन की जीवन रक्षक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कुछ समझ आ गया है। एमिली ने यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए डीन के साथ अपने संबंध का उपयोग किया होगा। अध्यक्ष महोदय, क्या आपके पास कोई अन्य प्रश्न है? एमिली पाकर ने इवान पामर की ओर देखा। इवान पामर ने उपहास किया।
भले ही आपने डिग्री प्राप्त करने के लिए अपने संबंधों का उपयोग किया हो। आपकी योग्यता पर सवाल नहीं है, लेकिन आपके पास अनुभव की कमी है। आप अभी भी एक योग्य प्रबंधक नहीं हैं। मैं कहता हूं कि आपको नीचे से शुरुआत करनी चाहिए। अपने रूपरंग से एक रिसेप्शनिस्ट होना आपके लिए पर्याप्त होना चाहिए। इवान पाम ने कहा कि एमिली की योग्यता केवल दिखावा है और वह सिर्फ एक सुंदर चेहरा है। इवान पाम के उकसावे का सामना करते हुए एमिली ने अपने हाथ में कलम घुमाई। मेरे शेयरों के साथ वह मंद मंद मुस्कुराए। काश मैं रिसेप्शनिस्ट बन पाती। उसने अपनी आंखें उठाईं। मुझे डर है, कार्यवाहक अध्यक्ष इवान, आपको सुरक्षा गार्ड बनना चाहिए। इवान पाम की आत्मसंतुष्ट मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और अपनी हथेली को ठोस मेज पर जोर से पटक दिया। उसकी निगाहें बर्फीली थीं। एमिली के शब्दों ने वहां उपस्थित निदेशकों को यह भी याद दिलाया कि उनके सामने खड़ी खूबसूरत महिला वास्तव में कार्टर परिवार की सबसे बड़ी शेयरधारक थी। निदेशकों में से एक, निदेशक वान, खड़े हुए और मध्यस्थता करने की कोशिश की। तुम दोनों गर्म मत हो जाओ। चेयरमैन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैनेजर एमिली वाकई ग्रुप के काम से ज्यादा वाकिफ नहीं है। रिसेप्शन से शुरुआत करना शायद थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन अलग अलग विभागों में काम घुमाना ठीक रहेगा। एमिली ने भौहें चढ़ाईं। कल रात उसने बोर्ड के सदस्यों की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया था। इवान पाम की तरह इस निर्देशक वान को भी घोड़ों पर दांव लगाना पसंद था। निदेशक वान, मैनेजर एमिली को रोटेशन की आवश्यकता नहीं है। वह पहले कार्टर ऑटोमोटिव में काम करती थी। नवीनतम वाहन डिजाइन उनके द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने ईस्टर्न हॉस्पिटल के प्रबंधन में भी भाग लिया और उसे द्वितीय श्रेणी से शीर्ष स्तर के अस्पताल में सफलतापूर्वक स्थापित करने में मदद की। उन्होंने कार्टर कबीले और स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच साझेदारी को भी सुगम बनाया। जब एमिली विचार कर रही थी, ओलिवर रॉस ने शांतिपूर्वक दस्तावेजों का एक ढेर निकाला जिसमें एमिली की पिछले कुछ महीनों की उपलब्धियों का विवरण था। कार्टर ऑटोमोटिव का विकास, पूर्वी अस्पताल का उन्नयन, स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग, एमिली इन सब में शामिल थी। एडम विलो दंग रह गया। उसके सामने खड़ी एमिली अचानक अपरिचित सी लगने लगी। निदेशक वान सहित बोर्ड के सदस्य भी सदमे में थे। उन्होंने दस्तावेज प्राप्त किए और उनकी समीक्षा शुरू कर दी। काले और सफेद रंग में सब कुछ स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया गया था। कुछ बोर्ड सदस्यों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। बहुत कम लोगों ने ऐसी सफल परियोजनाएं पूरी की थीं। एमिली भी थोड़ा आश्चर्यचकित थी। ओलिवर रॉस ने इन दस्तावेजों के बारे में उसे नहीं बताया था। उसे अंधेरे में रखा गया था। ओलिवर, धन्यवाद। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि वह स्थिति को संभाल सकती हैं, लेकिन दस्तावेजों ने चीजों को सरल बना दिया। ओलिवर रॉस ने श्रेय लेने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी आवाज धीमी की और एमिली के कान में फुसफुसाया, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। बॉस को धन्यवाद दीजिए। बॉस ने मुझे ये सारी सामग्री तैयार करने का निर्देश दिया। अध्याय 257, अध्याय 252 अप्रत्याशित फोन कॉल। ये सुनकर कि ये सामग्रियां वास्तव में कार्लोस द्वारा तैयार की गई थी, एमिली थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई। उसकी नाजुक बाहें धीरे से ऊपर उठ गईं। उसने शुरू में सोचा था कि कार्लोस को बोर्ड से निकाले जाने के बाद वह उस पर बहुत गुस्सा होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अब भी ऐसा करने का मन बना सकता है। अध्यक्ष वांग, क्या आपको लगता है कि मेरे लिए अन्य विभागों में भी काम करना आवश्यक है? एमिली ने अपने विचार वापस खींच लिए। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी उपहासपूर्ण मुस्कान थी। उसकी निगाहें सीधे चेयरमैन वांग पर टिकी थीं। चेयरमैन वांग का चेहरा मैत्रेय बुद्ध जैसा दयालु था, लेकिन अब वह हंस नहीं पा रहे थे। उन्होंने घबराहट में रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछा। मैनेजर एमिली, आपको मजाक करना बहुत पसंद है। आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा है। जनरल मैनेजर होना ही काफी है। महाप्रबंधक के रूप में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चेयरमैन वांग ने जल्दी से कहा। बोर्ड के दूसरे सदस्यों ने भी ये देखा और तुरंत उनकी बात दोहराते हुए एक के बाद एक मैनेजर एमिली को पुकारने लगे। इवान पामा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। क्रोध से उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह मन ही मन अपने सामने खड़े अवसरवादियों के इस समूह को कोस रहा था। चूंकि सभी को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं भविष्य में आपका समर्थन मांगूंगा। अगर और कुछ नहीं हो तो चलिए बैठक स्थगित कर देते हैं। एमिली ने धीरे से अपनी कमर को रगड़ा। पूरी सुबह की बैठकों के बाद उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। एमिली बैठक कक्ष से बाहर चली गई। ओलिवर रॉस भी जल्दी से उसके पीछे चला गया। जैसे ही वह बैठक कक्ष से बाहर निकली, एमिली को पीछे से किसी की तीखी निगाहें उस पर टिकी हुई महसूस हुई। इवान ने जानबूझकर अपनी सचिव को बाहर निकाल दिया, फिर धमाके से बैठक कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे बाहर का शोर अलग हो गया और केवल वह और एडम विलो ही शांत कमरे में रह गए। वह धीरे धीरे बैठक की मेज के किनारे चला गया, अपने हाथों को मेज पर टिका दिया और चिढ़कर बोला, तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या आपने नहीं कहा था कि एमिली सिर्फ एक कॉलेज ग्रेजुएट है, कुछ भी नहीं जानती और निश्चित रूप से बोर्ड की कठिनाइयों को संभालने में असमर्थ है? इवान ने एडम से गंभीरता से पूछा। मैंने उसे गलत समझा था। मुझे हमेशा लगता था कि उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। एडम ने अपनी नजरें नीची कर ली, अपनी आंखों में दर्द छुपा लिया। वह पहले सोचता था कि एमिली उसके बराबर नहीं रह सकती, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वैसे मंत्री पाकर के परिवार के साथ रात्रिभोज की व्यवस्था कैसी चल रही है? इवान ने थोड़ा सा आंखें सिकुड़ी। उसकी आंखों में तत्परता का भाव था। किसी ने मुझसे पूछताछ की थी। मंत्री पाकर की पदोन्नति का आदेश राष्ट्रपति ने स्वयं दिया था। राष्ट्रपति जी मंत्री पाकर की बहुत प्रशंसा करते हैं। ये हमारे लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। ये कहते हुए उन्होंने आशा भरी आंखें प्रकट की। उनकी आंखें आशा से चमक रही थीं। हमारे राष्ट्रपति अपनी कठोर निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। अगर हम पाकर परिवार के संबंधों का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति की नजरों में आ सके तो कार्टर परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इवान ने दृढ़ निश्चय दिखाते हुए अपने सूखे होठों को चाटा। एडम अपने पिता के सामने खड़ा था, थोड़ा घबराया हुआ। उसने सख्ती से कहा, पापा, मुझे सोफी पाकर पसंद नहीं है। मैं पहले उलझन में था।
मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि इवान गुस्से से घूर रहा है। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और एडम को जोरदार थप्पड़ मार दिया। एडम का चेहरा एक ओर गिर गया, उसका चश्मा उड़कर फर्श पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। थप्पड़ से एडम का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके पिता गुस्से से भरे हुए थे, माथे पर उभरी हुई नसों के साथ उसे घूर रहे थे और जोर से चिल्ला रहे थे। सोफी पाकर पसंद नहीं है। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें यहाँ पसंद नापसंद के बारे में बात करने का हक है? मुझे भी वह महिला पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे अपना अभिमान निगलना पड़ा और उससे शादी करनी पड़ी। उसके पिता की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, जिसमें निर्विवाद अधिकार और क्रोध था। एडम ने अपना सिर नीचे कर लिया, दर्द का भाव दिखाते हुए चुपचाप कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर मैं इसे सहन कर सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? इवान ने अपने चुप बेटे की ओर देखा, उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया, स्वर कुछ नर्म हो गया। वह थोड़ा नीचे झुका, उसकी आंखों में गणना की झलक दिखाई दी। उसने टूटा हुआ चश्मा उठाया, खड़ा हुआ और उसे एडम को दे दिया। बेटा, मुझे पता है तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तुम्हें वो एमिली पसंद है, लेकिन उस औरत का दिल तो बस पैसों के लिए है। औरतें तो सब एक जैसी होती हैं, पैसे के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। इवान की आवाज़ गहरी और थोड़ी घिसी हुई थी। उसने एडम के कंधे पर धीरे से थपथपाया, उसकी आंखों में ईमानदारी साफ झलक रही थी। वादा करो, थोड़ा और सहन करो। जब काटो परिवार पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाएगा, तब तुम तलाक ले सकते हो और जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर सकते हो। एडम ने टूटा हुआ चश्मा उठाया, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने अपने होठों को कसकर दबाया, कुछ देर तक चुप रहा, मानो कोई कठिन निर्णय ले रहा हो। अंततः उसने हल्की सी आह भरी, धीरे धीरे सिर हिलाया, उसके बालों ने उसकी आंखों की सारी भावनाओं को ढक लिया। लिफ्ट में हल्की रोशनी में एमिली अपनी कमर पकड़े हुए थी, जबकि ओलिवर दस्तावेजों का एक ढेर लेकर एमिली को काम की रिपोर्ट दे रहा था। मूलतः ओलिवर केवल एक औपचारिक रिपोर्ट देना चाहता था, लेकिन एमिली के साथ बातचीत करने के बाद उसने पाया कि उसके बॉस की निर्णय लेने की क्षमता प्रथम श्रेणी की थी, तथा उसके द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्देश सटीक था। इस मामले में वह बॉस से काफ़ी मिलती जुलती थी। जैसे जैसे वे चलते गए, उनकी कार्यकुशलता उससे कहीं अधिक थी, जो वह अकेले पूरे दिन काम करके प्राप्त कर पाते। ओलिवर को संदेह था कि क्या श्रीमती कार्टर द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति को महाप्रबंधक का महत्वपूर्ण पद सौंपना बहुत लापरवाही थी। अब ऐसा लगता है कि श्रीमती कार्टर की नज़र सचमुच बहुत पैनी थी। भविष्य में अगर काम के मामलों में तुम फैसले ले सको तो जिम्मेदारी संभाल लो। अगर अनिश्चित हो तो मेरे पास आओ। एमिली ने हल्के से सिर हिलाया, संक्षिप्त निर्देश दिया। उसकी आवाज़ स्थिर और दृढ़ थी। जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकलने वाली थी, ओलिवर का फ़ोन अचानक बज उठा। ओलिवर ने सहजता से फ़ोन उठाया। कुछ पल सुनने के बाद उसके हाव भाव अजीब हो गए। उसने एमिली की तरफ देखा, झिझका। बॉस, यह आपके लिए है। कौन है भाई? एमिली उलझन में दिख रही थी, उसकी सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। यह मिस वाइट है, ओलिवर ने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी निगाहें कुछ हद तक टालमटोल वाली थीं। रेनी ने एमिली को फ़ोन करके पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा। कार्लोस का झगड़ा हो गया था और उसे लाया गया था, जिसमें मुआवजे का मुद्दा शामिल था और उसे जमानत के लिए परिवार की जरूरत थी। एमिली इस खबर से थोड़ा स्तब्ध रह गई, उसके चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति उभर आई। उसने अपनी आंखें नीची कर लीं, लिफ्ट के दरवाजे पर अपने प्रतिबिंब को घूर रही थी, उसकी भौहों में व्यंग्य का भाव था। कार्लोस के झगड़े की खबर सबसे पहले किसी और को मिली। रैनी का फ़ोन कॉल, जिसमें लिखा था पुलिस ने सबसे पहले मुझसे संपर्क किया था, एमिली के कानों में अब भी गूंज रहा था। एमिली को रैनी के आत्मसंतुष्ट चेहरे का अंदाजा पहले से ही हो गया था। शादी से क्या फर्क पड़ता, कार्लोस का सबसे प्रिय व्यक्ति तो हमेशा से रैनी ही थी। एक पत्नी के रूप में उनकी भूमिका वास्तव में पुनर्तः सफल रही। अध्याय 258, अध्याय 253। पुलिस स्टेशन के अंदर रेनी वाइट ने फ़ोन रख दिया, उसके चेहरे पर अभी भी आत्मसंतुष्टि का भाव था। एमिली पाकर, मैंने सोचा था कि भाई कार्टर के दिल में आपका स्थान अपूरणीय होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। रेनी वाइट ने मन ही मन सोचा कि कैसे भाई कार्टर उसकी ओर से डॉक्टर बेनेट से भिड़ने गए थे, और जब उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया तो सबसे पहले जिस व्यक्ति से उन्होंने संपर्क किया वह एमिली पाकर नहीं, बल्कि वह स्वयं थी, जिससे उसके अंदर एक आत्मसंतुष्टि का भाव उमड़ पड़ा। यदि भाई कार्टर को रिहा करने के लिए बड़ी जमानत राशि की आवश्यकता न होती तो वह एमिली पाकर से कभी संपर्क नहीं करती। उसने अपना मेकअप ठीक किया, उसकी आंखों में तत्परता का भाव था, और उसने पास खड़े पुलिस अधिकारी से पूछा, मैंने संपर्क कर लिया है और कोई जल्द ही पैसे लेकर आएगा। क्या मैं पहले भाई कार्टर से मिल सकता हूँ? उसकी आवाज़ में चापलूसी का भाव था, और उसका स्वागत करने वाले युवा अधिकारी ने सिर हिलाया और रेनी वाइट को हिरासत कक्ष में ले गया। भाई कार्टर। जैसे ही रेनी वाइट हिरासत कक्ष में पहुंची, उसने कार्लोस को वहां बैठे देखा। कमरे में मंद रोशनी थी और कार्लोस का शरीर थोड़ा उदास लग रहा था। कार्लोस ने पहले तो कुछ उम्मीद के साथ अपना सिर उठाया, लेकिन जब उसने देखा कि अंदर रेनी वाइट ही आई है तो उसकी भौहें तुरंत तन गईं और उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। वह अधीरता से खड़ा हो गया, उसका स्वर अप्रसन्नता से भरा था। यह आप क्यों हैं? रेनी वाइट उसके ठंडे रवैये से हैरान होकर अपने चेहरे पर शिकायत का भाव दिखाते हुए धीरे से बोली, भाई कार्टर, क्या आप ही नहीं थे जिन्होंने पुलिस को मुझसे संपर्क करने के लिए कहा था? कार्लोस ने गहरी भौहें चढ़ाईं, असहाय भाव दिखाते हुए बताया, मैंने पुलिस से एमिली पाकर से संपर्क करने को कहा है। कोई बात नहीं, अभी यह समझाना बहुत मुश्किल है। बार के दृश्य को याद करते हुए कार्लोस को एहसास हुआ कि उसने गलती की थी। बार में अफरा तफरी मची हुई थी और वह एमिली पाकर के फ़ोन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन अचानक डॉक्टर बेनेट ने उसका फ़ोन तोड़ दिया। गुस्से में आकर उसने डॉक्टर बेनेट और उसके समूह की पिटाई कर दी थी। जब पुलिस पहुंची तो झगड़े में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्लोस का फ़ोन भी पुलिस ने जब्त कर लिया था।
जब पुलिस ने पूछा कि किससे संपर्क करें तो वह नहीं चाहता था कि श्रीमती कार्टर को इस बारे में पता चले, इसलिए उसने झट से कहा कि किसी ने अभी अभी उसे फ़ोन किया है और पुलिस से उस व्यक्ति से संपर्क करने को कहा है। उन्होंने स्वाभाविक रूप से यह मान लिया था कि कॉल एमिली पाकर की तरफ से है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये रेनी वाइट की तरफ से थी। एमिली पाकर और ओलिवर रॉस आधे घंटे बाद जल्दी से पहुंचे। जैसे ही एमिली पाकर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई, उसने हॉल में एक अत्यंत अहंकारी आवाज़ गूंजती सुनी। देखो, उन्होंने मेरे बेटे के साथ क्या किया है, और तुम अब भी उस कार्टर वाले का बचाव करना चाहते हो। अगर तुमने उसे जेल में नहीं डाला तो मैं मीडिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। आवाज़ का पीछा करते हुए एमिली पाकर ने कुछ ही दूरी पर एक भारी श्रृंगार किए हुए महिला को देखा। वह एक शानदार लेकिन कुछ हद तक भड़कीले डिजाइनर सूट पहने हुए थी और उसके बगल में एक वकील खड़ा था और वह अहंकार से खड़ी थी। डॉक्टर बेनेट उदास चेहरे के साथ उसके बगल में खड़े थे, उनका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था, उनकी आंखों में गुस्से का भाव था। श्रीमती बेनेट को जब पता चला कि उनके प्यारे बेटे को पीटा गया है तो वे गुस्से में आ गईं। उन्होंने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और पुलिस स्टेशन में हंगामा करने लगीं। ये श्रीमती बेनेट हैं, डॉक्टर बेनेट की मां। बेनेट परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है जिसके राजनीतिक और व्यावसायिक संबंध हैं। हालांकि उनकी व्यावसायिक उपलब्धियां कार्टर परिवार जितनी ऊंची नहीं हैं, फिर भी श्रीमती बेनेट अपने परिवार के राजनीतिक प्रभाव वाली एक समाजवादी हैं। ओलिवर रॉस थोड़ा नीचे झुका और एमिली पाकर के कान में फुसफुसाया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। श्रीमती बेनेट के अहंकारी और दबंग व्यवहार को देखकर ओलिवर रॉस अपने बॉस कार्लोस के लिए पसीने से तरबतर हो गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखें तनाव से भर गईं। आने से पहले ही उन्होंने कार्टर परिवार की कानूनी टीम से संपर्क कर लिया था तथा एक वकील को साथ लाने का इरादा किया था, लेकिन कानूनी विभाग ने कहा था कि राष्ट्रपति पामर ने आदेश दिया है कि कार्लोस अब कार्टर कबीले के महाप्रबंधक नहीं रहेंगे। अब से कानूनी टीम उनसे संबंधित किसी भी मामले में सहायता नहीं करेगी। इसलिए यह मामला केवल बॉस की पत्नी द्वारा ही सुलझाया जा सकता था। यद्यपि बॉस की पत्नी ने हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में सराहनीय प्रदर्शन किया था, फिर भी यह अनिश्चित था कि क्या वह श्रीमती बेनेट जैसी सोशलाइट को संभाल पाएंगी। ओलिवर रॉस को पहले से ही चिंता का एक स्पष्ट भाव महसूस हो रहा था। श्रीमती बेनेट, हम इस मामले को निष्पक्षता से संभालेंगे। डॉक्टर बेनेट की जमानत प्रक्रिया पूरी हो गई है। पुलिस श्रीमती बेनेट को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से उनकी सहायता के लिए एक अनुभवी अधिकारी को नियुक्त किया। अनुभवी अधिकारी के चेहरे पर गंभीरता थी, उनका स्वर सम्मानजनक था, उनका शरीर थोड़ा झुका हुआ था, जो श्रीमती बेनेट के प्रति उनके सम्मान को दर्शा रहा था। नमस्ते, मैं कार्लोस का परिवार का सदस्य हूँ, यहाँ उसकी जमानत प्रक्रिया को संभालने के लिए आया हूँ। एमिली पाकर आगे बढ़ी और उसकी आवाज़ सुनते ही डॉक्टर बेनेट ने तुरंत अपना सिर उठाया और उसे गौर से देखने लगे। डॉक्टर बेनेट जल्दी से पास आए और श्रीमती बेनेट के कान में फुसफुसाते हुए बोले, आंटी, यह एमिली पाकर है, कार्लोस की बदनाम पत्नी। ये कहते समय डॉक्टर बेनेट के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी, उनकी आंखों में द्वेष की चमक थी। ऐसा लग रहा था कि वे श्रीमती बेनेट की आगामी प्रतिक्रिया का आनंद ले रहे हैं। श्रीमती बेनेट ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, तिरस्कारपूर्वक खर्राटे लिए। उनकी अभिव्यक्ति अधिक तिरस्कारपूर्ण होती गई, कठोरता से बोलते हुए, तो आप वही महिला हैं जो रैंक चढ़ने के लिए अपने बच्चे से चिपकी रहीं। तुम सचमुच एक लोमड़ी की तरह दिखते हो। धनी परिवार में जन्मी एक समाजवादी महिला के रूप में श्रीमती बेनेट ने हमेशा विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लिया और अपनी कुलीन स्थिति पर गर्व किया तथा एमिली पाकर जैसे लोगों को नीची दृष्टि से देखा जिनकी कोई पृष्ठभूमि या स्थिति नहीं थी। इस समय उसने अपनी दोनों बाहें सामने की ओर मोड़ ली। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं, उसके होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी, मानो एमिली पाकर को अपमानित करने से उसे असीम संतुष्टि मिलेगी। एमिली पाकर के होठों पर एक शांत मुस्कान आ गई। उसकी आंखें स्पष्ट और निडर थीं, जो सीधे श्रीमती बेनेट की तिरस्कार भरी निगाहों से टकरा रही थीं, और वह धीरे से बोली, मैं श्रीमती बेनेट जितना सक्षम नहीं हूँ। मैंने सुना है कि आपने भी अपने बच्चे का इस्तेमाल करके अपनी बहन के मंगेतर को चुराकर पद हासिल किया है। ओह, और आपके अतीत की और भी बातें हैं। अगर आपकी रुचि हो तो मुझे यहाँ उन पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है। एमिली पाकर की आवाज़ धीमी लेकिन स्पष्ट थी तथा पुलिस स्टेशन के शोरगुल वाले हॉल में सभी को सुनाई दे रही थी। यहाँ आते हुए एमिली पाकर बिल्कुल भी खाली नहीं बैठी थी। उसने बेनेट परिवार के बारे में हर संभव जानकारी जुटाई और उसे वाकई कुछ दिलचस्प बातें पता चलीं। श्रीमती बेनेट का पहले से आत्मसंतुष्ट और रौबदार चेहरा तुरंत ही अजीब तरह से लाल हो गया, मानो सार्वजनिक रूप से सामने आने से वह बेहद असहज हो गई हो। उसके बगल में खड़े डॉक्टर बेनेट ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। श्रीमती बेनेट का चेहरा कभी लाल तो कभी पीला हो गया। बेनेट परिवार का अतीत, जो वर्षों से दबा हुआ था, बहुत कम लोगों को ही पता था। एमिली पाकर को इसके बारे में कैसे पता चला? श्रीमती बेनेट ने अपना धैर्य संभाला, अपने पीछे खड़े वकील की ओर देखा और अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त किया। तुम बकवास कर रहे हो। यदि आप बकवास करते रहेंगे तो मैं अपने वकील से आप पर मुकदमा करवा दूंगा और तुम्हारे निकम्मे पति, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम दोनों जेल में पहुंच जाओ। अध्याय 259। अध्याय 254। एमिली पाकर के संबंध। श्रीमती बेनेट की धमकियों का सामना करते हुए एमिली ने शांति और धैर्य के साथ उदासीनता से मुस्कुराया। वह चुपचाप खड़ी रही, उसकी निगाहें शांतिपूर्वक श्रीमती बेनेट और उनके पीछे खड़े वकील पर टिकी रहीं, जो गौर से देख रहे थे। एमिली के पीछे ओलिवर रॉस गंभीर दिख रहे थे, उनकी आंखों में चिंता स्पष्ट दिख रही थी। उन्होंने एमिली को याद दिलाया, बॉस, ये लोग पूरी तैयारी से आए हैं। क्या हमें श्रीमती कार्टर से संपर्क करना चाहिए? ओलिवर वास्तव में चिंतित था कि एमिली को नुकसान होगा, खासकर इसलिए क्योंकि वे सीधे तौर पर कार्टर कबीले की वकील टीम का उपयोग नहीं कर सकते थे और केवल श्रीमती कार्टर ही हस्तक्षेप कर सकती थी। कोई ज़रूरत नहीं, हमारा वकील पहले से ही रास्ते में है।
एमिली ने हल्के से अपना सिर हिलाया, उसकी निगाहें दृढ़ थीं और स्वर स्थिर था, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में था। बगल में डॉक्टर बेनेट के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, उनकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। उसने अपनी बाहें पार की, अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और उपहास किया। एमिली पाकर, दिखावा बंद करो। मैंने बहुत पहले सुना था कि कार्लोस को कार्टर क्लान के बोर्ड से बाहर कर दिए जाने के बाद वह पहले की तरह अपनी वकील टीम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप तो बस एक छोटी नज़ हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी प्रसिद्ध वकील को जानती हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मेरी चाची से आज्ञाकारी होकर माफ़ी मांग लो, ताकि तुम और तुम्हारे पति दोनों जेल जाने से बच जाओ। डॉक्टर बेनेट को यह अच्छी तरह पता था कि कार्टर कबीले पर अब अंकल फिशर का नियंत्रण था, जो कार्लोस नामक उड़ाऊ पुत्र को नापसंद करते थे, और ये तथ्य राजधानी के उच्च वर्ग को बहुत पहले से पता था। इसलिए श्रीमती बेनेट और बेनेट परिवार ने एमिली का मजाक उड़ाने और कार्लोस को दबाने का साहस किया। मैं फिर से कहूंगा, हमारा वकील पहले से ही रास्ते में है। एमिली ने दोहराया, उसकी नज़रें डॉक्टर बेनेट पर शांत भाव से टिकी थीं, उनके शब्दों से अप्रभावित। इस बीच बेनेट परिवार के वकील ने जमानत की प्रक्रिया पूरी कर ली। माँ, आप अभी क्यों आ रही हैं? मैं घंटों से इंतजार कर रहा हूँ। इस बार कार्लोस ने हमें बुरी तरह हराया। चाहे कुछ भी हो, मैं उस पर मुकदमा करूंगा। बेनेट जूनियर बिखरे बालों, सूजे हुए माथे और चेहरे पर कुछ चोटों के साथ लंगड़ाते हुए चलते हुए, गुस्से से बड़बड़ाते हुए बाहर आए। अपने प्यारे बेटे को इस तरह पिटता देख श्रीमती बेनेट क्रोध से कांप उठीं। उसने अपने बेटे को कोमलता से सांत्वना दी, उसकी आंखें उभरी थीं और उसने अपने वकील को कठोरता से आदेश दिया। देखिए कार्लोस ने मेरे बेटे के साथ क्या किया, मैं उस पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का मुकदमा करना चाहता हूं। उनके जैसे अपराधी को जमानत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ये कहते हुए थोड़ी मोटी श्रीमती बेनेट जानबूझकर एमिली से टकरा गईं। ओलिवर रॉस ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा तनावपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाते हुए उसने एमिली को अपने हाथों से बचाया। ओह माय! श्रीमती बेनेट ने स्थिति का फायदा उठाया और अपने हाथों से खुद को सहारा देते हुए जमीन पर बैठ गई, उनकी आंखों में एक धूर्त नजर चमक रही थी। तुम्हारी हिम्मत मेरी मां को मारने की! बेनेट जूनियर ने गुस्से से आंखें फाड़कर ओलिवर को एक ही झटके में पलट दिया। ओलिवर लड़खड़ा कर गिर पड़ा, उसके चेहरे पर दर्द भरा भाव था। एमिली ने भौहें चढ़ाईं और बेनेट जूनियर का कंधा पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। एमिली से आधे सिर लंबे बेनेट जूनियर ने जब एमिली ने उसका कंधा पकड़ लिया तो उसके चेहरे पर दर्द का भाव प्रकट हुआ। वह हिलने में असमर्थ था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका हाथ उखड़ जाएगा। वह दर्द से चिल्ला उठा, हे दुष्ट, मेरे बेटे को छोड़ दे। ये देखकर श्रीमती बेनेट अपनी झूठी चोट के बारे में भूल गई और जल्दी से उठ खड़ी हुई। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और वे एमिली को धक्का देने की कोशिश कर रही थीं। एमिली ने अपनी बाहें उठाईं, उसकी ठंडी निगाहें मिसेज बेनेट पर चाकू की तरह पड़ रही थीं, जिससे उसके सिर में झुंझुनी होने लगी, जिससे वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। महिला, यदि आप मेरे मुवक्किल को अभी रिहा नहीं करेंगी तो मैं आप पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का मुकदमा करूंगा। बेनेट परिवार के वकील जल्दी से अंदर घुसे, उनका चेहरा सख्त था क्योंकि अराजकता के बीच किसी ने सख्ती से चिल्लाया, मेरे मुवक्किल पर मुकदमा करने की धमकी कौन दे रहा है? उसी समय एक कठोर और स्थिर आवाज सुनाई दी। एक अधेड़ उम्र का वकील जो लगभग 40 वर्ष का था, गंभीर भाव के साथ अंदर आया। उन्होंने एक अच्छी तरह से सिलवाया हुआ गहरे रंग का सूट पहना था, जिससे वे सीधे दिख रहे थे। उसने अपना फोन स्थिर रूप से पकड़ रखा था और जो कुछ भी हुआ था उसे रिकॉर्ड कर रहा था। वकील शॉ। पहले अभिमानी बेनेट परिवार के वकील का चेहरा अधेड़ उम्र के वकील को देखकर घबराहट से पीला पड़ गया, जो अब काफी चिंतित दिख रहा था। सेड्रिक शॉ, कैपिटल के सबसे बड़े वकील और पूरे सिनोविया में नियुक्त करने में सबसे मुश्किल माने जाने वाले वकील। उन्होंने जो भी केस लिया उसमें कभी हार नहीं मानी। वकील शॉ, मैं इन लोगों को आपके पास छोड़ दूंगा। एमिली ने अंततः उसे जाने दिया, उसकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित बनी रही। बेनेट जूनियर दर्द से कराह रहा था, उसका हाथ कमजोर होकर लटक रहा था तथा उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव था। तुम वहां क्यों खड़े हो? उन पर मुकदमा करो। श्रीमती बेनेट अभी भी अहंकार से काम ले रही थी, उनके हाथ कमर पर थे, वे क्रोध और अनिच्छा से भरी हुई थीं। मैडम, ये सेड्रिक शॉ है। अभी अभी इसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, हमारे पास शायद कोई आधार नहीं है। बेनेट परिवार के वकील को घबराहट के कारण पसीना आ रहा था, उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं, वे बार बार सेड्रिक शॉ की ओर देख रहे थे। सेड्रिक शॉ, उत्तर से कुख्यात अपराजित सेड्रिक शॉ। डॉक्टर बेनेट पहले आत्मसंतुष्ट थे, उनके चेहरे पर उपहासपूर्ण मुस्कान थी तथा एमिली के प्रति उनकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह सदमे में था, उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, वह स्तब्ध था। वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। वह अपने सामने खड़े प्रभावशाली व्यक्ति को देखता रहा, फिर शांत एमिली को देखता रहा। जब एमिली ने पहले कहा था कि उसका वकील आने वाला है तो डॉक्टर बेनेट ने चुपके से उसका मजाक उड़ाया था, ये सोचकर कि उसने कोई तुच्छ वकील नियुक्त कर लिया है जिसे आसानी से खारिज किया जा सकता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने प्रसिद्ध सेड्रिक शॉ को काम पर रख लिया था। सेड्रिक शॉ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ख्याति प्राप्त हुई। डॉक्टर बेनेट को अच्छी तरह याद था कि कैसे उनके सम्मानित शिक्षक डॉक्टर रीड ने शॉ को लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में ऊंची कीमत पर नियुक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया गया था। फिर भी ये प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ वकील एक साधारण नज़ के लिए हस्तक्षेप कर रहा था। डॉक्टर बेनेट संदेह से भरे हुए वहीं खड़े थे, एक पल के लिए बोल पाने में असमर्थ थे। सेड्रिक शॉ के हाथ में एक फाइल बैग था जिसमें बार की निगरानी फुटेज थी। प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से निपटाते हुए उन्होंने बेनेट परिवार के वकील के साथ विवरण पर बातचीत की। एमिली, जमानत की पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। सेड्रिक शॉ ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने आधे घंटे के भीतर ही सब कुछ निपटा दिया। बॉस, क्या आप सेड्रिक शॉ को जानते हैं?
ओलिवर रॉस की आंखें आश्चर्य और अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतनी आसानी से सुलझ जाएगा। वह एमिली को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहा था। मेरे कुछ संबंध हैं। एमिली धीरे से मुस्कुराई, उसकी आंखें मुड़ गईं, उसकी निगाहों में उदासीनता का भाव था। वास्तव में सेड्रिक शॉ के साथ उसका संबंध सामान्य था, वह उसकी बेटी से अधिक परिचित थी। अध्याय 260, अध्याय 255 कार्लोस के साधन, भाग 1। सेड्रिक शॉ ने कागजी कार्रवाई पूरी की और आगे बढ़ गए। कुछ वर्ष पहले सेड्रिक शॉ की बेटी के हाई स्कूल के अंक पूरी तरह से खराब थे। सेड्रिक शॉ इस बात से परेशान हो गए और उन्होंने हर जगह उनकी मदद के लिए ट्यूटर की तलाश की। हालांकि वह लड़की चतुर और शरारती दोनों थी। उसने अपनी असाधारण बुद्धि का उपयोग करके शिक्षकों का जीवन कठिन बना दिया और उन सभी को भगा दिया। फिर एक दिन उसकी मुलाकात ऑनलाइन एक ट्यूटर से हुई जिसका नाम स्वर्गीय राजा था। पहले तो सेड्रिक को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ट्यूटर के मार्गदर्शन में उसकी विद्रोही और अनियंत्रित बेटी, जो कभी अच्छी व्यवहार वाली थी, अब अच्छी हो गई और उसके अंक भी बढ़ गए। 2 वर्ष से भी कम समय में वह एक संघर्षशील छात्रा से एक शीर्ष उपलब्धि प्राप्त करने वाली छात्रा बन गई और अंततः उसे एक प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। ये लगभग वही समय था जब हेवनली किंग ने ट्यूशन की दुनिया में अपना नाम बनाना शुरू किया और अपने उत्कृष्ट शिक्षण परिणामों और अनूठी पद्धतियों के साथ देश की शीर्ष ट्यूटर्स में से एक बन गईं। सेड्रिक शॉ को बाद में पता चला कि प्रसिद्ध स्वर्गीय राजा वास्तव में एक युवा महिला थी जो उसकी बेटी से कुछ ही वर्ष बड़ी थी। विवी ने मुझे कल फोन किया और बताया कि वह स्नातक होने वाली है और घर लौटने वाली है और चाहती है कि मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करूं ताकि तुम दोनों के बीच बातचीत हो सके। सेड्रिक ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने तो हमें बताए बिना ही शादी कर ली। आज एमिली पाकर का फोन आने के बाद ही सेड्रिक को पता चला कि एमिली ने न केवल शादी कर ली है, बल्कि उसका पति जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर है, जो अक्सर समाचारों में छाया रहता है। ये सोचते हुए सेड्रिक की आंखों में चिंता के भाव दिखाई दिए। जहां तक सेड्रिक को पता था, जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर उनके लिए आदर्श जोड़ी नहीं थे। जब वह कागजी कार्रवाई कर रहे थे तो उन्होंने कुछ पुलिस अधिकारियों को धीमी आवाज में एक युवती के बारे में चर्चा करते सुना, जो जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर की जमानत लेने आई थी और दावा कर रही थी कि वह उनकी प्रेमिका है। विवाहित होने के बावजूद भी उसकी एक गर्लफ्रेंड है। सेड्रिक ने अपना चश्मा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में असंतोष की झलक दिख रही थी। एमिली के प्रति उसके मन में आक्रोश था। मैंने भी विवी को बहुत समय से नहीं देखा है। एमिली पाकर मुस्कुराई, लेकिन सेड्रिक की आंखों में असामान्य भाव नहीं देख पाए। विवी उनकी पहली छात्रा थी। यद्यपि वह और सोफी पाकर बहनें थीं, फिर भी उनके बीच कोई बंधन नहीं था। इसके बजाय उसकी छोटी छात्रा विवी उसे एक प्यारी बहन की तरह महसूस हुई। वैसे जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर के मामले के संबंध में मेरे पास वीडियो है, लेकिन यह उनके पक्ष में नहीं है। मेरा सुझाव है कि निजी तौर पर मामला सुलझाना सबसे अच्छा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसे हिरासत केंद्र में कुछ और दिन बिताने पड़ सकते हैं। सेड्रिक शॉ थोड़ा परेशान दिख रहे थे। एमिली को कुछ आश्चर्य हुआ। इस स्तर का मामला उसके लिए कोई कठिनाई वाला नहीं होना चाहिए। एमिली को यह नहीं पता था कि सेड्रिक जानबूझकर कार्लोस को कठोर सबक सिखाना चाहता था ताकि वह उससे सीख ले सके। तभी शोर मच गया। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। युवा मास्टर बेनेट का चेहरा लाल हो गया, मुठियां भींच लीं, मेज पर जोर से पटका जिससे पानी के गिलास हिलने लगे। निपटारा करना। मैं घर बसाना नहीं चाहता। क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता हूं जिसके पास पैसे की कमी है? इस बार जब तक कार्लोस घुटने टेक कर माफी नहीं मांगता, मैं उसे निश्चित रूप से जेल जाते देखूंगा। जब सेड्रिक शॉ पहली बार सामने आए तो बेनेट परिवार के वकील थोड़ा घबरा गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सेड्रिक क्लब का वीडियो लेकर आए हैं, जिसके मुश्किल कोण में केवल कार्लोस को सेड्रिक पर मुंह के लहराते हुए दिखाया गया है, तो उन्हें एक विचार सूझा। यह एक दुर्लभ अवसर है। यदि वह इसका उपयोग बेनेट्स को सेड्रिक शॉ के खिलाफ मामला जीतने में मदद करने के लिए कर सके और अपनी उत्तर में पराजय की किंवदंती को तोड़ सके, तो उद्योग में उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और ग्राहकों की बाढ़ आ जाएगी। इसके अलावा श्रीमती बेनेट और यंग मास्टर बेनेट ने कार्लोस को जवाबदेह ठहराने पर जोर दिया तथा किसी भी समझौते से इनकार कर दिया, जिससे मामले की प्रगति कार्लोस के लिए बहुत प्रतिकूल प्रतीत हुई। यद्यपि एमिली ने क्लब का वीडियो नहीं देखा था, फिर भी उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपने थोड़े सूजे हुए पेट को धीरे से छुआ। वह कार्लोस के गुस्से को समझती थी। यद्यपि वह कभी कभी गर्म मिजाज का हो जाता था, परंतु वह बिना कारण के आवेगशील नहीं होता था। उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और सेड्रिक शॉ को गौर से देखा। वकील शॉ, हम समझौता स्वीकार नहीं करते। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ें। घटना का विवरण आप कार्लोस से पूछ सकते हैं। उसे बता सकते हैं कि आप ही वह वकील हैं जिसे मैंने नियुक्त किया है, और वह सहयोग करेगा। उसकी आवाज़ स्थिर और शक्तिशाली थी, जिसमें निर्विवाद दृढ़ता झलक रही थी। सेड्रिक शॉ ने असहाय होकर अपना माथा रगड़ा। एमिली के थोड़े सूजे हुए पेट को देखकर उसने धीरे से आह भरी। उसकी आंखों में अनिच्छा का भाव था। तो मैं सबसे पहले जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर के साथ स्थिति को समझने के लिए जाऊंगा, लेकिन मानसिक रूप से तैयार रहिए कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो मैं केवल निलंबित सजा के लिए प्रयास करने में आपकी मदद कर सकता हूं। अराजक क्लब दृश्य, जिसमें कार्लोस ने 10 अंगरक्षकों से लड़ाई की, 1 दर्जन अंगरक्षकों को गिरा दिया, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल हो गए। वह वीडियो जिसे उसने देखा, उसने सेड्रिक के चेहरे पर और भी अधिक गंभीर भाव पैदा कर दिए। ऐसी परिस्थितियों में कार्लोस को बरी करवाना सचमुच स्वर पर चढ़ने जितना कठिन लग रहा था। सेड्रिक शॉ होल्डिंग रूम में दाखिल हुआ, जबकि एमिली बाहर इंतजार कर रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। आधा घंटा बीत गया और सेड्रिक अभी भी बाहर नहीं आया था। डॉक्टर बेनेट कुछ दूरी पर खड़े होकर एक आत्मसंतुष्ट उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ एमिली की चिंताग्रस्त अभिव्यक्ति को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। ओलिवर रॉस भी चिंतित नजर आए। जैसे जैसे समय बीतता गया, जमानत की प्रक्रिया पूरी हो गई। बेनेट्स और डॉक्टर बेनेट उनके पास आए जब वे जाने वाले थे। इस वक्त भी तुम जिद करके तर्क समझने से इनकार कर रहे हो।
जब हम कभी सहकर्मी थे। एमिली, मुझे लगता है कि आपको जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर को सलाह देनी चाहिए। ओह, आपके उस निकम्मे पति को, कहीं ऐसा न हो कि आपका बच्चा पैदा होते ही अपने पिता को अनुपस्थित पाए। डॉक्टर बेनेट के चेहरे पर नकली मुस्कान थी, फिर भी उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वह एक चुस्त पेशेवर सूट में खड़ी थी, हाथों को क्रॉस करके, अपने सिर को थोड़ा झुकाकर, सद्भावना का दिखावा करते हुए उसने एमिली को सलाह दी। क्या ये सिर्फ माफ़ी नहीं है? ये जेल जाने से बेहतर है। जेल की सजा, कौन जेल जाना चाहता है? तभी बर्फ जैसी ठंडी एक आवाज़ सुनाई दी। कार्लोस, जेबों में हाथ डाले, अपनी लंबी दुबली टांगों से इत्मीनान से चलता हुआ होल्डिंग रूम से बाहर चला गया। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जिससे उसमें शरारती आकर्षण की झलक मिल रही थी। वह थोड़ा सा आंखें सिकुड़े हुए था, उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट थी, और वह डॉक्टर बेनेट को मजे से देख रहा था। वकील शॉ, मैंने अभी अभी अपनी बात स्पष्ट कर दी है ना? सेड्रिक शॉ कार्लोस के पीछे पीछे आ रहा था, हालांकि जब वह अंदर आया तो उसके चेहरे पर कुछ तनाव था। अब तक उसका चेहरा अपनी सामान्य चतुराई और सक्षमता पर लौट आया था। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।